गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम आपके सामने अपने ऑनलाइन क्लासेज में समास का चैप्टर आगे बढ़ाने को जा रहे हैं। कल हमने आपको एक समास पूरा का पूरा पढ़ा दिया था और उस समास का नाम था तत्पुरुष। आज कक्षा 10 के इसी टॉपिक को हम और आगे बढ़ाएंगे। हमने आपसे कहा था कि तत्पुरुष समास जब अपन का पूरा हो जाता है तो ये मान लो आधे समास हो गए। आज हम तत्पुरुष समास के जो पार्ट थे दो, उसका नंबर 1 था कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है, या यूं कहें उपमान या यूं कहें उपमेय। नॉर्मल वे में विशेषण और विशेष का संबंध यहाँ पाया जाता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, कर्मधारय समास कहलाता है। अपन इसको और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। हम इस कर्मधारय समास के समझने के लिए 3 पार्ट कर लेते हैं सब। पहला नियम इसका हम बना देते हैं, विशेषण प्लस विशेष का संबंध पाया जाता है। हमने इससे पहले जब अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा उपमेय और उपमान से संबंध जहाँ भी होता है, रूपक अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं उपमा के, वो सब किस में चले जाएंगे, कर्मधारय समास। तो विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है। यहाँ इस नियम में एक लॉजिक है कि कोई जरूरी नहीं कि विशेषण पहले आए, विशेष भी पहले आ सकता है, विशेषण भी पहले आ सकता है। जैसे हमने उदाहरण लिख दिया नील कमल। कमल कैसा है, नीला। अब विशेषता किसकी बताई जा रही है, कमल की। तो जो कमल की विशेषता बताई जा रही है तो कमल तो क्या हुआ, विशेष हुआ, और विशेषता क्या है इसका, नीला। तो ये नीला तो क्या है, विशेषण, और कमल क्या है, विशेष। तो पहले क्या आया, विशेषण, उसके बाद क्या आया, विशेष। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें, प्रभु दयाल, प्रभु जी कैसे हैं, दयालु। तो विशेषता क्या है प्रभु की, दयालु हैं। तो दयाल शब्द विशेषण हुआ, तो पहले आया क्या, विशेष, उसके बाद क्या आया, विशेषण। तो हमने जब इसका पहला नियम देखा कि विशेषण प्लस विशेष का संबंध होता है, उल्टा सीधा कोई भी आ सकता है, वो कर्मधारय समास कहलाता है। इसका दूसरा नियम अपन देख लेते हैं, उपमान प्लस उपमेय का संबंध पाया जाता है। तो सबसे पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है ना, वो तो कहलाती है उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है वो कहलाता है उपमान। जैसे मैं लिखूं राजीव लोचन, कमल नयन। अब देखो यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है, लोचन की और नयनों की। किससे तुलना कर रहे हैं, राजीव और कमल, दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो उपमान और उपमेय का संबंध पाया जाता है, विशेषण और विशेष का संबंध पाया जाता है कर्मधारय समास के अंतर्गत। तीसरा और पार्ट देख लेते हैं इसका, कभी कभी दोनों पद ही विशेषण होते हैं।
कभी कभी दोनों पद ही विशेषण हो जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए अपन देखते हैं शीतोष्ण, पद दो हुई, एक तो था शीत और दूसरा था उष्ण। तो एक शीत भी है और उष्ण भी है, तो दोनों ही अपने आप में विशेषण हुए कि नहीं हुए? शीतोष्ण। जैसे अपन लिख देते हैं राजऋषि, एक तो था राजा और दूसरा था ऋषि, तो दोनों ही अपने आप में क्या हुए? विशेषण हुए। तो कभी कभी दोनों पद ही विशेषण होते हैं। तो 3 पार्ट के रूप में हमने कर्मधारय समास का उदाहरण लिखा। अब जब इनका विग्रह अपन करते हैं ना, तो देखो पहला जो विशेषण और विशेष्य में आ गया, मान लो जैसे अपन ये लिख देते हैं, जैसे हमने मान लो नील कमल ही डाल दिया, तो यहां तो आएगा विग्रह में है जो नीला है जो कमल। उपमान और उपमेय में आते हैं के समान के, जैसे राजीव नयन, कमल नयन कमल के समान है जो, नयन के समान है जो। और जो तीसरा नियम अपन बना रहे हैं शीतोष्ण वाला, कभी कभी दोनों पद, तो जो है जो है जो शीत है वह उष्ण है, जो राजा है वो ऋषि है। इस तरह अपन इसका विग्रह करते चलेंगे। बहुत उदाहरण इसमें आते हैं, काफ़ी उदाहरणों के बारे में मैंने आपसे कहा था जब अपना टॉपिक समाप्त हो जाएगा तब अपन एक चार्ट इस टॉपिक में उदाहरणों के ही बनाएंगे। तो तत्पुरुष हमने पढ़ा, कर्मधारय समास के बारे में विशेषण और विशेष का संबंध होता है, या यूँ कहें उपमान और उपमेय का संबंध होता है, या यूँ कहें कभी कभी दोनों पद ही विशेषण होते हैं। जैसे एक शब्द और आ जाता है लाल चट, जो लाल है जो चट है, यानी अत्यंत लाल। मैंने आपसे एक बार भी यही कहा था कि जितने भी कलर्ड हैं उन्हें अपन जब स्पेशली लॉजिक ग्रुप में लिखते हैं तो सब जितने भी हैं वो सब कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे लाल चट, सफ़ेद भक, गोरो गठ, हरो कच्छ, नीलो जख, पीरो फक, सफ़ेद भक, कारो कुसट, ये सब कर्मधारय समास के अंतर्गत ही आते हैं। हमने कर्मधारय समास का उदाहरण पढ़ा। अब हम ये तत्पुरुष समास के भेद चल रहे हैं। अब तत्पुरुष समास का एक दूसरा भेद आप उतारते चलें, द्विगु समास। वैसे मैं शुरू के क्लास में मैंने आपको बता दिया था इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत। अब इनके बारे में चलते चलें। द्विगु नाम से है, द्वि प्लस गु, द्वि मिस दो, गु मिस गाय, दो गायों का समूह। दो गायों का समूह। कहते हैं कभी कभी जैसा नाम होता है ना उस हिसाब से लोग पूछने लग जाते हैं कि द्विगु शब्द में कौन सा समास है। हमें फिर थोड़ा भौचक्के से हो जाते हैं कि द्विगु समास तो पूछा है, द्विगु शब्द में कौन सा समास है। बच्चों, द्विगु समास में द्विगु शब्द में द्विगु ही समास है। इस समास का कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का भेद है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात जिस समास में पहला पद कौन सा होता है? सिंपल है, बहुत अच्छा है, संख्यावाचक। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद से समूह का बोध होता है, किसी ग्रुप की तरफ इशारा करता है। पहला पद संख्यावाचक और दूसरे पद समूह का बोध होता है। यानी दूसरा पद जो है एक संज्ञा होता है और एक समूह का बोध करता है।
एक ग्रुप बनाता है। पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। जैसे अपन यूं लिख दें दोपहर, जैसे अपन ये लिख दें चौराहा, जैसे अपन यूं लिख दें चौकड़ी। तो ये आप गौर से देख सकते हैं कि इसमें दो दो क्या हैं, पद हैं, दोनों पद हैं क्या नहीं है। जैसे मैं यूं लिख दूं त्रिभुवन, जैसे मैं यूं लिख दूं चतुर्वेद। तो आप देख सकते हैं इन उदाहरणों में कि दो दो पद हैं साहब, और पहला पद जो है वो संख्यावाची है। अब जब इनका विग्रह करेंगे तो पहला पद तो संख्यावाची युक्त में लिख देंगे, दोपहरों का समूह। चौ या चार, राहा मीन्स रास्ता, चौबीस चार, कड़ियों का समूह। तीन, भुवन युगों का समूह। चतुर्विश चार, वेदों का समूह। चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब मान लो मैं इसमें एक उदाहरण ये लिख दूं, जैसे त्रिनेत्र। अब ये देखो संज्ञा भी है और संख्यावाची है, लेकिन यहाँ स्पेशल रूढ़ होकर के भगवान शिव पर गया, और जब शिव पर गया तो एक चीज है संसार में एकमात्र है, तो ये बहुब्री में चला गया। तो मैंने आपसे यही कहा था कि संसार का ऐसा कोई शब्द नहीं है जो बहुब्री में नहीं जाता हो, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं द्विगु। तीनों के तीनों समास हमने पढ़े, और तीनों समास एक ही के पार्ट थे, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन तीनों का हमने आपको अध्ययन कराया, और इसके बाद अपन अगले समास की तरफ चलते हैं, और उस अगले समास का नाम है हमारा चौथा समास जो है, उस समास का नाम है द्वंद्व समास। कौन सा नाम है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, मैंने आपसे कहा था कभी कभी अपन द्वंद्व कहने लग जाते हैं, जबकि कोई शब्द ही नहीं द्वंद्व, मैनली शुद्ध है द्वंद्व समास। अब तक हमने जितने भी समास पढ़े उनका उत्तर पद प्रधान था। ये जो समास अपन पढ़ रहे हैं, इस समास में दोनों पदों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसका पूर्व पद भी प्रधान होता है, उत्तर पद भी प्रधान होता है, बीच में कुछ ना कुछ योजक चिन्ह लगे होते हैं जो विग्रह करने पर सामने आते हैं। जब इनका अपन समाहार कर लेते, मैं कल बता रहा था इसका अर्थ, समास का अर्थ होता है दोस्तों, वह कल के बाद उसमें भूल गया तो मैं, संक्षिप्त होता है। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। और अगर कोई ये पूछे कि सर समास का विलोम शब्द व्यास होता है, क्या होता है? व्यास होता है। पूछने की बातें कभी कभी पूछ लेते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी प्रधान होता है, तो उत्तर पद भी प्रधान होता है।
इन दोनों के बीच में योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। इनके आधार पर हम इसे 3 पार्टों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है हमारा इतरेतर द्वंद्व समास, दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास, तीसरा है समाहार द्वंद्व समास। बच्चों, इन सब में थोड़ा बहुत अंतर अपन देखने को मिलेगा। इतरेतर में और का प्रयोग, वैकल्पिक में या अथवा, और समाहार के लास्ट में अपन प्रयोग कर देते हैं इत्यादि का। एक एक के उदाहरण देखते चलते कैसे हैं साहब। जैसे मैंने लिख दिया माता पिता, जैसे मैंने लिख दिया दिन रात। अब यहाँ दोनों ही इम्पोर्टेंस है, किसी एक को तो अपन छोड़ ही नहीं सकते। अपन कहे हमें सर मम्मी मम्मी चाहिए, पापा ना चाहिए, पापा पापा चाहिए, मम्मी ना चाहिए, तो एक के बिना दूसरे का अपन कैसे कल्पना कर सकते हैं? दिन के बिना रात की कैसी कल्पना कर सकते हैं? तो दोनों ही इम्पोर्टेंस अपने आप में रखते हैं। और जब इनका अपन विग्रह करेंगे तो और लगा देते। इतरेतर समास में विग्रह करते समय और का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे माता और पिता, दिन और रात। लेकिन जब अपन बात, जैसे अपन तो जैसे और भी उदाहरण देते हैं, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, भाई बहन, भाई और बहन, पति पत्नी, पति और पत्नी। लेकिन जब वैकल्पिक की बात की जाती है, जब विकल्प दिया हुआ होता है, क्या दिया हुआ होता है? विकल्प, जिसमें से एक हमें चुनना होता है। जैसे मैं लिख दूं 7 8। बहुत से भाई कितने आदमी आएंगे, तो अपन कहते हैं 7 8 आएंगे, या तो 7 आएंगे या 8 आएंगे। तो विग्रह करने पर या अथवा का प्रयोग कर दिया जाता है वैकल्पिक द्वंद्व समास में, 7 या 8। अब अपन इसे इस तरह थोड़ी कह सकते हैं 7 और 8, अर्थात 7 भी आएंगे और 8 भी आएंगे, अर्थात 15 आएंगे। जैसे मैं लिख दूं थोड़ा बहुत। अब ये थोड़ी हमें थोड़ा भी चाहिए और बहुत भी चाहिए। इसे अपन ऐसे करेंगे थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत, किसमें? वैकल्पिक में। तीसरा आता है इसका समाहार, लास्ट में इत्यादि का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अपन ये लिख दें पेड़ पौधे, दोनों ही एक से सिमिलर है। तो जब पेड़ पौधे आया तो अपन लास्ट में इसके में लिख देंगे इत्यादि। जैसे आ जाए कपड़ा लत्ता, ऐसे पूछा, अपन इसके लास्ट में लिख देंगे इत्यादि। जैसे आ जाए कोई रुपया पैसा, अपन लास्ट में लिख देंगे इत्यादि। बच्चों, ये आपका द्वंद्व समास रहा, जिसमें और या अथवा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही पद इसके प्रधान होते हैं। इससे पहले हमने कर्मधारय समास पढ़ा, जिसका उत्तर पद प्रधान हुआ। कल हमने तत्पुरुष समास के बारे में भी चर्चा की थी। जो अब हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई आपकी हो जाए, ये हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व जो बुरे दौर से गुजर रहा है, आप सब लोगों की पढ़ाई जो डिस्टर्ब हुई, उसी के लिए हमने सोचा कि आपको घर पर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बेहतर पढ़ाई का जरिया उपलब्ध कराया जाए। उसी कोशिश में हम सब लगे हुए हैं और उस कोशिश का
के तहत आप सब लोग पढ़ाई में पूरी तरीके से जुटे, हम तो ये आशा करते ही हैं। 3 समास हम लोगों ने पढ़े, चौथा समास भी हमने पढ़ लिया। अब हम आज चलते हैं साहब 5वें पर, अव्ययी भाव समास। बहुत इंपॉर्टेंट समास है साहब। इसे अपन अलग स्पेशल क्लासेज के अंतर्गत एक अलग पार्ट पूरा का पूरा बनाऊंगा और उसमें आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं लिख देता हूं इस समास का पहला पद अव्यय होता है, या मैं यूं कहूं पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस समास का पहला पद अव्यय होता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन्हें अपन बांट नहीं सकते, जिन्हें अपन तोड़ नहीं सकते, खर्च नहीं कर सकते, जिसे हिंदी में अव्ययकारी कहा जाता है। तो ये 2 ही शब्द होते हैं, या तो उपसर्ग होते हैं या फिर प्रत्यय होते हैं। या तो उपसर्ग होते हैं या फिर प्रत्यय होते हैं। तो ये वही शब्द है। मैं यूँ कहूँ मूल शब्द के आगे या तो क्या लगे मिलेगा, उपसर्ग, या मूल शब्द के आगे क्या मिलेगा, प्रत्यय। तो इस समास के अंतर्गत हम ये दिखाएंगे कि कौन कौन से उपसर्ग आपको लगे मिलेंगे। तो विशेषकर 22, लेकिन अपन यहाँ अधिकतर 9 उपसर्गों के बारे में और 4 प्रत्ययों के बारे में बात करेंगे, उन उदाहरणों के बारे में। उपसर्ग एक तो संस्कृत भाषा के होते हैं, हिंदी भाषा के होते हैं। मैंने तो ट्रिकी मेथड में याद किए हैं, आशा करता हूँ आप भी करेंगे। ए आ अव अप आपी अभी आदि आति नी वी सु सम दोरि दोसो निरु निसु प्रे प्रति पर परा यथा आदि। ये शब्द जहाँ लगे मिलेंगे वो आपका समास होगा अव्ययी भाव समास। वैसे मैं यूं कहूं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये उपसर्ग और जो प्रत्यय है ना, ये अपरिवर्तनशील है। अर्थात ये खुद तो नहीं बदलते, लेकिन जो इनकी संगति में आता है ना, उसके व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं, उसका रूप बदल देते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन खुद नहीं बदलते। ये इतनी अपने आप में अहमियत रखते हैं। तो इनके साथ जो आता है वो बदल जाता है, लेकिन ये दूसरे के साथ से बदलते नहीं हैं। ये एक शिक्षा भी देता है कि खुद मत बदलो, दूसरों को बदल दो। उपसर्ग और प्रत्यय। तो मेनली ये मैंने आपसे कहा कि ए आ अव अप अभी अभी आदि नी वी सु सम दोर दोसो नेर निस प्र प्रति पर परा यथा आदि, ये 22 उपसर्ग थे जिनका हमने आपको प्रयोग अभी बताएंगे। कुछ प्रत्यय भी हैं सब, एक प्रत्यय भर है, यथा है, आदि प्रत्ययों का भी प्रयोग किया जाता है। अब मान लो जैसे हमने एक प्रत्यय हुआ, जैसे मैंने लिख दिया साहब आ। अब इनका हमें अर्थ भी याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है। आ का अर्थ है तक या से लेकर। अब देखते चलो, इस समास में अपन उपसर्ग भी पढ़ेंगे, प्रत्यय भी पढ़ेंगे, समास भी पढ़ेंगे, और समास जब पढ़ेंगे तो अपन संधि की भी परिभाषा हमें देखनी पड़ेगी। उदाहरण देखना आप, मैंने कहा था ना ये तो बदलते ही नहीं है, इनका अर्थ नहीं बदलता है। जो शब्द है मूल शब्द वो उनमें जड़ जाता है। आ जन्म, आ मरण, आपाद मस्तक,
आजानुबाहु, आजानुबाहु। तो देखें ये आ ये आ गया सब। तो मूल शब्द लिखेंगे पहले तो जन्म, और मूल शब्द में इनका अर्थ जोड़ देते हैं, जन्म से लेकर। पहले तो मूल शब्द लिखेंगे मरण, फिर इसका अर्थ जोड़ देंगे तक। पाद पैर से लेकर मस्तक तक, सिर से लेकर पैर तक। आजानुबाहु घुटनों तक, भुजाओं वाला, लंबी भुजाएं हैं ना, कहते हैं जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी होती है वो कौन कहलाता है? आजानुबाहु। इसके अगले क्लास में हम आपको बताएंगे इनके पूरे के पूरे पार्टों के बारे में, अच्छे प्रकार से बहुत ढंग से आपको समझाया जाएगा। तब तक आज की क्लास का आनंद लें, ढंग से पढ़ें। धन्यवाद।